नमस्कार, मैं हूं मनीता उपाध्याय। पी न्यूज बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सीकर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत सोमवार को चिकित्सा विभाग की टीम ने सीकर शहर में खाद्य वस्तुओं की दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान खाद्य वस्तुओं के 4 सैंपल लिए गए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अजय चौधरी ने बताया कि सोमवार को चिकित्सा विभाग की टीम ने सीकर शहर में खाद्य वस्तुओं की दुकानों का निरीक्षण कर जांच के लिए 4 सैंपल लिए। सैंपल को जांच के लिए जयपुर भेजा गया है। एफएसओ रतन गोदारा ने बताया कि कंवरपुरा रोड स्थित अन्नपूर्णा फ्लोर मिल में गेहूं आटे के सैंपल लिए गए। यहां गोदाम में तैयार गेहूं के आटे के 10 किलो के 40 पैकेट और 5 किलो के 25 पैकेट पर बैच नंबर और एक्सपायर डेट लिखी हुई नहीं पाए जाने पर मौके पर ही तिथि अंकित करवाई गई। शुभारंभ एंटरप्राइजेस के यहां से मिर्च पाउडर का नमूना जांच के लिए लिया गया। वहीं रानी सती रोड स्थित आधार मार्ट के यहां से नमकीन का सैंपल लिया गया। मॉल में नमकीन के 12 पैकेट और 10 पैकेट मखाना के बिना तिथि के मिले। इस पर यह सामग्री नहीं बेचने के लिए पाबंद करते हुए वापस कंपनी को भिजवाने का नोटिस दिया गया। मां करनी बीकानेरी स्वीट्स के यहां से गुलाब जामुन का सैंपल लिया गया। उनके साथ एफएसओ मदन बाजिया भी थे। सीकर जिले में आज टीकाकरण का शुभारंभ किया गया। सीकर जिले की अगर बात करें तो 15 से 18 साल के 2,50,000 बच्चों को कोविड वैक्सीन लगाई जाएगी। सरकार की ओर से जिले में 1,02,000 वैक्सीन मिली है। जिला प्रशासन का प्रयास है कि नई पीढ़ी को जल्द से जल्द सुरक्षा कवच उपलब्ध करवाया जाए, जिससे कि कोरोना वायरस की बीमारियों से हमारे किशोरों को बचाया जा सके। जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने पीपलाली रोड स्थित निजी शिक्षण संस्थान में आज टीकाकरण का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने कहा कि हमारी जिला हमेशा ही अग्रणी रहा है। हमारा प्रयास है कि हम जल्द से जल्द 15 से 18 साल के बच्चों को भी टीका लगाएं, जिससे कि उनको सुरक्षा कवच प्रदान किया जा सके। इसी के साथ उन्होंने आमजन से भी अपील की है कि जिन्होंने दूसरा वैक्सीन नहीं लगाया है वह जल्द से जल्द कोरोना की दूसरी डोज लगाए। कोरोना की तीसरी लहर आ गई है, अपने आप को सुरक्षित रखें, कोरोना एडवाइजरी की पालना करें। तो वहीं मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अजय चौधरी ने कहा कि टीकाकरण के लिए जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जल्द टीके लगाने के प्रयास किए जाएंगे, जिससे कि पहले वैक्सीन बच्चों को सुरक्षा कवच के रूप में लग सके। शहर में 8 और प्रत्येक सीएससी पर साइट बनाकर ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ बच्चों के टीके लगाए जा रहे हैं। मैंने टीकाकरण कराया है और इसमें बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। आप सबको लगवानी चाहिए और इससे आप सब सरकारी पालनाओं का गाइडलाइन का पालन करें। और आप अगर जागरूक रहेंगे और अपने परिवार को जागरूक रहेंगे तो आप सेफ रहेंगे। अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान रहेगा। अगर आपको कोरोना से अफेक्ट होते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो प्लीज़ अपने अपने घर वालों को जागरूक करो, खुद जागरूक है और वो वैक्सीन लगवाएं। क्या नाम है? निहारिका लांबा। ठीक है, लगाए रखो। आज सीकर ज़िले में ये बच्चों का टीकाकरण है, इसका आगाज़ एलएन के परिसर से किया गया है और बच्चों ने बहुत ही उत्साह के साथ में इसमें भाग लिया है। निश्चित रूप से जिस भांति सीकर ज़िले का टीकाकरण रहा है, यहाँ के लोगों की जागरूकता रही है और आगे बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा ले रहे हैं वैक्सीनेशन में। तो इससे लगता है कि अगले 5-7 दिन में के अंदर ही हम पूरे सीकर ज़िले में जो भी 15 से 18 साल तक के बच्चे हैं उनका वैक्सीनेशन करके हमारी एक नई जनरेशन जो है उसको हम सुरक्षित करने का दायित्व है पूर्ण करेंगे और हमारे बच्चे जो कि देश का भविष्य है उनको सुरक्षित करके और एक नया मानवीय इतिहास रचेंगे। आज के वैक्सीनेशन स्टार्ट किया सर? देखिए, आज 15 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की गई है भारत सरकार के निर्देशानुसार और राज्य सरकार के निर्देशानुसार। और इसमें हमने यहाँ पे शुरुआत की है क्योंकि सीकर जिले में कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत बड़ी संख्या में है, जिसमें कि IIT और नीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है। तो यहाँ पे 15 से 18 वर्ष की एज ग्रुप में काफ़ी बड़ी संख्या में बच्चे ऐसे रहते हैं जो कि सीकर शहर के बाहर के भी हैं और एक जगह पे वो रहते हैं सब लोग। तो ऐसे में हमने बहुत महत्वपूर्ण समझा कि उन बच्चों को भी अपने को कवरेज करना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा एक बड़े स्तर का अभियान जो है वो भी हम लोग लॉन्च कर रहे हैं और सभी स्कूलों में ही वैक्सीनेशन साइट्स बनाई जाएंगी, सरकारी स्कूलों में, और वहाँ पे बच्चों को इसमें मास लेवल पे वैक्सीनेट करने का कार्यक्रम चलाया जाएगा। अभी तक सीकर जिले का वैक्सीनेशन में जो है प्रगति वो राज्य के शीर्ष जिलों में रही है और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि हमारी टीम की मेहनत से हम लोग दोबारा 15 से 18 वर्ष के जो बच्चों को वैक्सीनेट करना है उसमें भी हम जो है अपना एक अग्रणी बने रहेंगे
और जल्दी से जल्दी सभी नागरिकों को डबल वैक्सीनेट करके और उनको इस जो ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में जो खतरा बताया जा रहा है उससे सुरक्षित कर पाएंगे। और मैं सभी नागरिकों से भी अपील करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी इस तरह की अपील की है कि 31 जनवरी तक सभी लोग, चाहे वो वयस्क हों जिनको पहले से वैक्सीनेशन जिनका चल रहा है, वो डबल डोज वैक्सीनेट अपने आप को करवा लें। वैक्सीनेशन बहुत ही आवश्यक है ताकि हम इस बीमारी से अगर संक्रमित होते भी हैं तो हमें उस संक्रमण की वजह से जो है कोई गंभीर बीमारी ना झेलनी पड़े, गंभीर लक्षण ना झेलने पड़े। तो इसलिए हमने भी इस तरह के निर्देश दिए हुए हैं कि सभी सरकारी कार्यालयों में आने वाले जो आगंतुक हैं उनको सभी को वैक्सीनेट अपने को करवाना पड़ेगा। इसी प्रकार मार्केट एसोसिएशंस ने भी हमसे इस बात का वादा किया है कि वो भी इस चीज़ के लिए प्रयास करेंगे कि मार्केट में आने वाले सभी लोग जो दुकानों में आते हैं उनका डबल डोज वैक्सीनेशन स्टेटस चेक किया जाए। जो बड़े सुपरमार्केट्स हैं, मॉल्स हैं, अन्य जो ऐसी जगह हैं, मंदिर हैं, अन्य जो ऐसे आस्था के स्थल हैं, सभी जगह पर डबल डोज वैक्सीनेशन का स्टेटस वेरीफाई करने की कार्रवाई की जाएगी बहुत सख्ती से। और अन्य मास्क और अन्य कोविड प्रोटोकॉल को लेकर भी अभी काफ़ी सख्ती बरती जाएगी। इसलिए मैं यही अपील करता हूं कि यदि लोग अपनी तरफ से जागरूकता दिखाएंगे तो हमें सख्ती करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यही संदेश मैं सीकर जिले के नागरिकों को देना है। थैंक यू सर। सीकर में जयपुर सीकर रेलवे लाइन के विद्युतीकरण का जायजा लेने पहुंचे डीआरएम ने आज सीकर से जयपुर जाने वाली ट्रेन के यात्रियों की परेशानी बढ़ा दी। जानकारी के अनुसार ट्रेन दोपहर 1:35 पर रवाना होनी थी, लेकिन डीआरएम नरेंद्र कुमार के समय पर नहीं पहुंचने से इस ट्रेन को ट्रैक पर रवाना नहीं किया जा सका। करीब 2 बजे डीआरएम के पहुंचने के बाद 2:05 पर ट्रेन जयपुर के लिए रवाना हुई। इस दौरान यात्रियों का प्लेटफॉर्म नंबर भी 1 की जगह 2 कर दिया गया, जिससे यात्रियों को भी काफी परेशानी हुई। खासतौर पर बुजुर्ग यात्रियों को खासी परेशानी झेलनी पड़ी। इस दौरान यात्रियों में काफी आक्रोश भी देखा गया। इधर डीआरएम ने रेलों की संख्या बढ़ाने की मांग का ज्ञापन देने आए डेली अप डाउन यूनियन का ज्ञापन लेने से भी इनकार कर दिया, जिसके चलते भी यूनियन अध्यक्ष एडवोकेट महेश कुमार वर्मा ने डीआरएम के रवैये के प्रति नाराजगी जताई। सीकर जयपुर सीकर आज 11:30 बजे से हम डीआरएम साहब का इंतजार कर रहे हैं और करीब 2:05 पर आए हैं, जबकि डेली अप डाउन वाले के लिए सीकर से जयपुर और जयपुर से सीकर के लिए कोई यात्री नहीं है, ट्रेन नहीं है। ट्रेन के लिए हमने काफ़ी बार ज्ञापन दिया लेकिन ये ध्यान नहीं दे रहे हैं। और आज जो गाड़ी डेमो जो है जिसका 1:35 का टाइम था उसको करीब 2:05 पर छोड़े, आधा घंटा विलम्ब से छोड़े हैं। और उसको हमेशा यात्रियों के लिए 1 नंबर प्लेटफार्म पर लेते हैं, आज उसको 2 नंबर प्लेटफार्म पर लिए, जिससे यात्रियों को असुविधा हुई है। और डीआरएम साहब ने ज्ञापन लेने से इनकार कर दिया कि एसएस को ज्ञापन दे दो। आज मैं पर्सनली काम के लिए आया हूँ, ये कोई पर्सनल काम थोड़ी था उनका, यात्रियों के लिए सुविधा के लिए बनाई हुई है और यात्रियों के लिए वो बनाया हुआ है। और लेकिन ज्ञापन लेने से इनकार कर दिया तो हम उनके लिए रोष प्रकट करते हैं और हम जीएम ऑफिस में घेराव करेंगे। धन्यवाद। लियो क्लब सीकर द्वारा पोलो ग्राउंड स्थित द्वारिका रूफटॉप रेस्टोरेंट में बड़े ही दिलचस्प अंदाज में साल 2021 को अलविदा कहा गया और नए साल के लिए लक्ष्य स्थापित किए। कार्यक्रम संयोजक लियो प्रियंका शर्मा ने बताया, नववर्ष के आगमन पर क्लब सदस्यों द्वारा यह रंगारंग कार्यक्रम किया गया, जिसमें क्लब मेंबर्स ने अपने अपने कुछ बेहतरीन अनुभवों को शेयर किया और आगामी वर्ष के लिए संकल्प लिया। इसके बाद पासिंग द पिलो विथ ट्रेजर हंट, हु आई एम, मुर्गा बोले कुकड़ू एवं सबसे बेस्ट कपल जैसे मजेदार गेम्स एंजॉय किए। बॉन फायर के साथ जमकर राजस्थानी गानों पे ठुमके भी लगाए गए। क्लब अध्यक्ष लियो स्नेहा खेतान ने बताया कि इस पूरे कार्यक्रम की बागडोर मास्टर प्लानर ऑफ वेडिंग प्रियंका शर्मा द्वारा संभाली गई। विशेष आकर्षण में हरीश मिश्रा व यश इंदौरिया ने अपने गायन और गिटार वादन से समा बांधा। कार्यक्रम समापन से पहले वर्ष की आखिरी जनरल मीटिंग भी आयोजित की गई, जिसमें वर्ष 2022 के समाज सेवी कार्यों के लक्ष्य स्थापित किए गए। कार्यक्रम में मल्टीपल लियो एडवाइजर लियो सज्जन अग्रवाल, क्लब उपाध्यक्ष लियो रोहन अग्रवाल, कोषाध्यक्ष लियो नीरज अग्रवाल, लियो मेघा अग्रवाल, लियो विष्णु अग्रवाल, लियो जितेंद्र खेतान, लियो अभिषेक तिवारी, माधुरी तिवारी, सुमित गौड़, मीनाक्षी गौड़, हेमंत अग्रवाल, सलोनी अग्रवाल, पूनम शर्मा, निशा शर्मा, लियो राहुल पारिक, रिया पारिक, लियो रितिका गोयल, दीपक गोयल, अनीता अग्रवाल, लियो चेतना सोनी, लियो योकेश खंडेलवाल, प्रकाश मंगनानी, लियो पलक मंगनानी, लियो ब्रिज किशोर कुमावत, सीमा कुमावत आदि क्लब सदस्य उपस्थित रहे।
महात्मा ज्योतिबा फूले शिक्षण संस्थान में भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले की 191वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर दोनों महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा रंगोली प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया तथा पीजी महाविद्यालय की विज्ञान वर्ग की छात्राओं द्वारा विज्ञान प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। महाविद्यालय में उपस्थित अतिथियों ने विज्ञान प्रदर्शनी को बहुत ही सराहा तथा इस अवसर पर बीएड महाविद्यालय की छात्राओं ने मां सावित्रीबाई फूले का चित्र रंगोली द्वारा बनाया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ संस्थान अध्यक्ष प्रेम प्रकाश सैनी, उपाध्यक्ष रामगोपाल सैनी, समाज अध्यक्ष भवरलाल गाड द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में समाज के गणमान्य लोग उपस्थित रहे, जिनमें संस्थान कोषाध्यक्ष निमिचंद इंदौरिया, महासचिव ओपी सैनी, संगठन सचिव राजकुमार दैया, शिव सिंहपुरा सरपंच महावीर कॉमरेड सैनी, सैनी जागृति अध्यक्ष विष्णु सिंह गोदिया, मदन लाल आरतिया, गणपत सैनी, सावरमल सैनी, राधा कृष्ण चौपदा, रामचंद्र नोपतिया, शंकर लाल टाक, केसर देव पीटीआई एवं पूर्व पार्षद प्रेमचंद सैनी उपस्थित रहे। महात्मा ज्योतिबा फुले शिक्षण संस्थान में सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर सावित्रीबाई फुले महिला महाविद्यालय एवं सावित्रीबाई फुले शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय द्वारा रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन हुआ तथा इन दोनों महाविद्यालय द्वारा विज्ञान प्रदर्शनी भी लगाई गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा आज एक दिवसीय दौरे पर लक्ष्मणगढ़ आए, जहां पंचायत समिति सभागार में ब्लॉक स्तर के अधिकारियों की बैठक ली। पंचायत समिति प्रधान मदन सेवदा, उपखंड अधिकारी कुलराज मीणा, पुलिस उपाधीक्षक श्रवण कुमार सहित अनेक ब्लॉक स्तर के अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि 2023 में कांग्रेसी फिर सत्ता में आएंगे। कांग्रेसी का गुड गवर्नेंस भी रहा है और संगठन ने अच्छा काम भी किया है। डोटासरा ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा आपस में लड़ने में ही व्यस्त है, एक दूसरे को नीचा दिखाने पर लगी हुई है। राजस्थान में 25 में से 25 सांसद है, लेकिन राजस्थान में कुछ भी नहीं लेकर आए, यह एक दुर्भाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार कांग्रेस की राजस्थान सरकार को कुछ नहीं दिया। डोटासरा ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने राजस्थान सरकार को सहयोग नहीं किया और राजस्थान कांग्रेस सरकार होने के कारण केंद्र सरकार ने बजट ही नहीं दिया। डोटासरा ने कहा कि राजस्थान सरकार कोरोना के बचाव को लेकर अच्छा काम कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से 2023 में हम लोग पुनः सत्ता में आएंगे, क्योंकि गुड गवर्नेंस भी रही है, संगठन भी अच्छा काम कर रहा है और भाजपा जो है वो आपस में लड़ने में व्यस्त है, एक दूसरे को नीचा दिखाने में व्यस्त है। 25 में से 25 सांसद होकर के कुछ भी लेकर के नहीं आए। ये दुर्भाग्य है कि 25 में से 25 सांसद होने के बाद में भी हमारे प्रदेश में केंद्र की सरकार ने कोई पैसा नहीं दिया और ये सांसद कुछ नहीं, इनका खुद का एमपी का कोटा है वही उन्होंने ख़त्म कर दिया। आप देखिए, जो 5 करोड़ एमपी का कोटा होता था, हमारी सरकार ने तो एमएलए का 5 करोड़ का कर दिया और मोदी जी ने इनका 5 करोड़ का ख़त्म कर दिया और अभी कह रहे हैं 2 करोड़ दिए, वो भी रिलीज़ नहीं किए। तो विकास के काम में सरकार, राज्य सरकार कोई कमी नहीं रख रही है, लेकिन जो स्थितियां केंद्र सरकार के असहयोग के कारण से बनी हैं, केंद्र सरकार का ध्यान नहीं है, क्योंकि ये कांग्रेस की सरकार का राज्य है, इसलिए वो पूरे तरीके से जो बजट इनको देना चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं। खंडेला के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना 7 दिवसीय विशेष शिविर के 6वें दिन को प्रातः सरस्वती वंदना और प्रार्थना के पश्चात स्वयंसेवकों ने योग किया। कार्यक्रम प्रभारी रविकांत अग्रवाल ने बताया कि स्वयंसेवकों के द्वारा खंडेला क्षेत्र में नागरिकों को कोरोना से बचाव और साफ सफाई के लिए जागरूकता रैली निकाली गई। शिविर के 5वें दिन राजकीय चिकित्सालय में श्रमदान किया गया। उसके बाद शिविर के 6वें दिन उपखंड कार्यालय और ब्लॉक शिक्षा कार्यालय में श्रमदान किया गया। आज हमारे यहाँ पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई 10+2 की अभी तक हमने 6 दिन तक कार्य किया है। इन 6 दिन में हमने शुभारंभ हमारा सरस्वती वंदना और योगाभ्यास से होता है और इसके साथ पूरा खंडेला क्षेत्र में जागरूकता रैली निकालते हुए कोरोना की जागरूकता रैली निकालते हैं। आज तक हमने चारोड़ा धाम, सार्वजनिक पुस्तकालय, विद्यालय परिसर व अन्य कई स्थानों पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अन्य पर हमने श्रमदान किया है। आज राष्ट्रीय सेवा योजना के 6वें दिन हमने एसडीएम कार्यालय और वर्तमान में हम सीबीओ कार्यालय में श्रमदान कर रहे हैं। हमारे स्वयंसेवकों ने बहुत ही मेहनत और लगन से ये श्रमदान किया है। धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम रविकांत अग्रवाल, व्याख्याता
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खंडेला से कार्यक्रम प्रभारी रविकांत अग्रवाल। शहर के पोदार सदन में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से जान गंवाने वालों के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सभा में ऐसे 10 परिवारों के सदस्य जो कोरोना से दिवंगत हुए उनके बारे में बताया ताकि फिर से लोग ऐसी गलती न करें और तीसरी लहर फिर से शहर को ऐसे दिन न दिखाएं। सभा में देर रात तक नगमे चले। इनकी कहानी और नगमे सुनकर हर किसी की आंखें नम थी। सभा में आए व्यक्तियों ने 2 मिनट का मौन धारण कर कोरोना काल में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की, साथ ही कोरोना योद्धाओं और फ्रंटलाइन वर्कर्स के बेहतर स्वास्थ्य की कामना की। ये कार्यक्रम का आयोजन करा है और किस तरीके से कैसे श्रद्धांजलि है वो दी है कोरोना। अभी पिछले समय में 2 बार कोरोना की लहर आ चुकी है और तीसरी आने को है न्यूज़ के हिसाब से। तो दोनों लहर में हमारे फतेहपुर क्षेत्र के बहुत सारे लोग जा चुके हैं अपने परिवार को छोड़कर। उनमें ऐसे ऐसे भी हैं जिनमें पूरा परिवार ही बिखर चुका है। ऐसे ही परिवारों में एक मेरा दोस्त विजय जोशी और उसकी वाइफ रंजू देवी दोनों 3 दिन के अंतराल में चले गए थे। 30 अप्रैल को विजय गया और 3 मई को उसकी पत्नी चली गई। उसके घर में उसकी सिर्फ 2 बच्चियां बची थी। इसी तरह फतेहपुर शहर में काफ़ी परिवार ऐसे हैं जिनमें एक पिता के 2 बच्चे थे, वो दोनों बच्चे चले गए। रेलवे स्टेशन के पास में सैनी बंधुओं का परिवार था, उसमें एक हमारे ये प्रीतम जी इंदौरिया, उनके पिताजी ये चले गए। इस तरह से काफ़ी लोग कोरोना में जा चुके हैं। तो हम सब दोस्तों के मन में ये आया कि इनको एक श्रद्धांजलि देनी चाहिए। तो विजय के नाम से, जो मेरे बहुत ज़्यादा नज़दीक था, मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा था जो ख़त्म हो चुका है, उसके लिए उसके नाम से हमने एक कार्यक्रम रखा जिसमें हमने कल दिन में कंबल भी वितरित की और शाम को एक शाम बिज्जू के नाम से भजन, पुराने गाने, गज़ल वगैरह का कार्यक्रम रखा। तो वो काफ़ी सफल रहा और आगे हम इसी तरह के कार्यक्रम करते रहेंगे। जैसे ये तीसरी लहर कोरोना की है, उसको देखते हुए जब भी टाइम मिलेगा उसके बाद में, या तो भगवान करे ये लहर आए नहीं, अगर आएगी तो उसके बाद में जब सब कुछ सामान्य हो जाएगा, हम हमारी तरफ से एक बहुत बड़ा राजस्थान में लगभग सबसे बड़ा ब्लड डोनेशन कैंप करने जा रहे हैं। और ये इसीलिए हम कर रहे हैं कि कोई भी परिवार ब्लड के लिए कम से कम दुख ना पाए। और हम हमारी तरफ से जितनी भी सहायता जिस तरह से भी होगी हम लोग सब मिलकर करेंगे। और भगवान से यही विनती है कि ये तीसरी लहर न आए और ये बीमारी हमेशा के लिए पूरी दुनिया से चली जाए। ग्राम पंचायत जाजोद की राजीव गांधी सेवा केंद्र में सोमवार को पटवारी कल्लूराम महरिया के स्थानांतरण पर ग्राम पंचायत सरपंच महेंद्र कुड़ी, ग्राम विकास अधिकारी अंजुलता, धर्मेंद्र बुर्डक, कनिष्ठ सहायक रजाक मोहम्मद एवं ग्रामीणों द्वारा माला पहनाकर, साफा बांधकर, शॉल उड़ाकर, कलम और गुलदस्ता भेंट कर मान सम्मान के साथ विदाई दी गई। सरपंच महेंद्र कुड़ी ने बताया कि पटवारी महरिया एक मिलनसार और हंसमुख स्वभाव के थे। इनका 5 वर्ष का कार्यकाल बहुत ही सराहनीय रहा। सभी ग्रामीणों ने महरिया की कार्यशैली की सराहना की। महरिया ने सभी ग्रामीणों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर महावीर लाटा, मदन लाल महला, सुख सिंह शेखावत, उप सरपंच प्रतिनिधि रामगोपाल सैनी, शीशराम मंगावा, गोपाल बराला, हरफुल बिचारनिया, जूथाराम बराला, झाबरमल, बनवारी लाल मीणा, नंदलाल सोलंकी, सुनील बराला, नेत्राम बराला सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। आज जाजोद में मुझे काम करते हुए 5 साल हो गए। 5 साल से मैं यहाँ पर पटवारी पोस्ट पर कार्य कर रहा हूँ। 5 साल के कार्यकाल के बाद में मेरा स्थानांतरण खंडेला तहसील से दातारामगढ़ तहसील में किया गया है। और मेरे स्थानांतरण के होने पर ग्रामवासियों ने यहाँ इकट्ठा होकर फूल मालाएं, साफा पहनाकर, ये शॉल ओढ़ाकर खूब अच्छे से मान सम्मान मेरा किया है। इसके लिए मैं समस्त ग्रामवासियों को धन्यवाद देना चाहूँगा और चाहूँगा कि 5 साल के कार्यकाल में मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मैं बारंबार क्षमा प्रार्थी हूँ। कोलेरा में श्री लालनाथ महाराज गौशाला में चल रही गौ सेवा श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन सोमवार को भरत चरित्र, वृतासुर और
नरसिंगा अवतार की कथा सुनाई गई। कथा में तीसरे दिन के यजमान महेंद्र सिंह जाखड़ ने सपत्नीक पूजन करवाया। कथावाचक पंडित पीयूष सांडिल्य ने भरत चरित्र की कथा के प्रसंग पर कहा कि आत्मा निर्गुण और निराकार है। यदि संतों का सानिध्य मिले तो आत्मा का परमात्मा से मिलन हो सकता है। कथा भजन मंडली ने संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी बात रे भजन सुनाया, जिस पर उपस्थित भक्त श्रोताओं ने तालियों की संगत की। इस प्रसंग पर आकर्षक झांकी भी सजाई गई। कथा के दौरान श्री लालनाथ महाराज आश्रम के संत सेवानाथ के शिष्य गोपालनाथ ने गौ सेवार्थ 51,000 रुपए भेंट किए। दान राशि भेंट करने पर हीरालाल जांगीर ने राम नाम का दुपट्टा ओढ़ाकर संतों का सम्मान किया। गौशाला संचालन समिति के ओम प्रकाश सैन ने बताया कि कथा में दुर्गा दत्त एवं मोहनलाल जांगीर ने 21,000 की राशि भेंट की। उन्होंने बताया कि तीसरे दिन की कथा के समापन तक गौशाला को अब तक 2 लाख से अधिक की दान राशि प्राप्त हुई है। मंगलवार को गजेंद्र मोक्ष, वामन अवतार और कृष्ण जन्मोत्सव की कथा सुनाई जाएगी। जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी को आज मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर मारपीट के शिकार हुए पीड़ित परिवार ने आज अपराधियों को गिरफ्तार करने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। पीड़ित परिवार के जावेद ने बताया कि 15 नवंबर को उनके परिवार के युवक के साथ मारपीट की गई थी, जिसमें उसके दोनों हाथ और पैर टूट गए, लेकिन अपराधी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। आरोपियों में मात्र 2 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, बाकी नामजद आरोपी अभी भी फरार है। जल्दी अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो गांव वालों को साथ लेकर आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। 15/11/2021 को मैं और मेरा साथी रशीद खान दोनों गांव से निकले तो हम पर 2 गाड़ियों से हमला हुआ और हमला करवाने वाला हमारे गांव का जो सरपंच प्रतिनिधित्व करता है वही आदमी है, जिसमें रशीद खान ने RTA लगाई थी और फर्जी पट्टे की शिकायत लगा रखी है। उनके खिलाफ में उन्होंने वो पहले भी धमकी भी दे चुका है रशीद खान को। उसमें रशीद खान के ऊपर हमला हुआ, उसके लगभग दोनों पैर और दोनों हाथ तोड़ दिए गए। अब तक 9 ऑपरेशन हुए उनमें रशीद खान के। अभी तो पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और बाकी अन्य आरोपियों को न तो अभी तक गिरफ्तार किया है और न ही जो साजिश है उस साजिश का कोई खुलासा कर रही है कि भाई इस मामले में कैसे क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्यों किया गया इतना बड़ा हमला। और जो सरपंच प्रतिनिधित्व है उसके परिवार के लोग हमले में शामिल थे उस वक्त और साथ में थे और उनकी खुद की गाड़ी थी, एक बोलेरो और एक गाड़ी और थी सर। उसमें अभी तक कोई साजिशकर्ताओं का खुलासा चाहते हैं, खुलासा अभी तक हुआ नहीं है। बस यही हमारी मांग है कि साजिशकर्ताओं को खुलासा करे और अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करे जल्द से जल्द। नाम बताओ। नाम जावेद खान। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब लगातार बने रहिए पी न्यूज बुलेटिन के साथ एंड हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस बटन दबाएं ताकि आपको हर नोटिफिकेशन अपडेट होता रहे।